A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है 16th of April और आज के डेली करंट अफेयर हमको करने हैं कवर, राइट। सो ये करंट अफेयर कौन से एग्जाम के लिए हैं? सभी एग्जाम के लिए हैं, राइट फ्रॉम योर वन डे टू योर स्टेट पीएससीज, टू योर डिफेंस, टू योर टीचिंग, टू योर बैंकिंग, जो भी एग्जामिनेशन आप नेम करना चाहें। सिविल, यूपीएससी सिविल के लिए आपको थोड़ा और कुछ एक आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ना होता है, उसके लिए हम बर्निंग इशूज़ आपके लिए लाते हैं। उसके अलावा जो भी एग्जाम इंडिया कंडक्ट करता है उनकी करंट अफेयर आप यहाँ से इन सेशन से डेफिनेटली अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। चलिए नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से देख लेते हैं आज कौन सी तिथि है। चैत्र महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है यानी चांद बढ़ता है शुक्ल पक्ष में, और आज अष्टमी है। जब सूर्य उदय हुआ यानी सनराइज हुआ तो अष्टमी थी एंड आफ्टर डे टाइम नवमी लग जाएगी। और आज कई जगह इंडिया में नवरात्रों की अष्टमी पूजी जा रही है, राइट। सो वेरी ऑस्पिशियस डे टुडे। कई जगह नवमी आज, कई जगह कल पूजी जाएगी। कल राम नवमी की डिस्काउंट सेल भी आपको मिलने वाली है परचम ऐप पे। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी कोर्स और सब्सक्रिप्शन, टुमारो विल बी अ गुड डे टू डू दैट। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के साथ में, और एक डे ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया, वो था हिमाचल दिवस या हिमाचल डे। ना ध्यान दीजिएगा, ये हिमाचल स्टेटहुड डे से डिफरेंट है, ओके। हिमाचल स्टेटहुड डे इज डिफरेंट फ्रॉम हिमाचल डे। दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। तो हिमाचल डे ये वो दिन है जब हिमाचल प्रदेश एक प्रोविंस के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया था। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो 1948 के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, राइट। रजवाड़े जिन्हें हम कहते हैं, 30 रजवाड़े उस समय ऐसे थे जो एक साथ आए और उन्होंने एक प्रोविंस बनाया, और उस दिन हिमाचल एग्जिस्टेंस में आया था एज अ प्रोविंस। कब? 15th of April 1948 को, और इसीलिए इस दिन को हिमाचल दिवस के तौर पे मनाया जाता है। स्टेटहुड नहीं मिला अभी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का टैग मिलता है, उसके बाद जाकर के स्टेटहुड का टैग कब मिलता है? 25 जनवरी 1971। सो अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे कब है तो 25 जनवरी को आता है, और अगर हिमाचल दिवस या हिमाचल डे पूछ लिया जाए तो 15th of April को आता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ ये प्रोविंस के तौर पे एस्टैब्लिश हुआ, यहाँ पे ये स्टेटहुड के तौर पे एस्टैब्लिश हुआ, बस इतनी सी बात है। और कौन से नंबर का स्टेट बना था जब इसको स्टेटहुड मिला था? 18th स्टेट ऑफ इंडिया की तरह एग्जिस्टेंस में आया था। आज की अगर हम बात करें, गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? शिव प्रताप शुक्ला जी, और सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ओके। चलिए यही बात खत्म नहीं करेंगे, हिमाचल से जुड़ी हुई कुछ स्टैटिक इन्फो देखते हैं। और आज नॉर्मल वो नहीं देखेंगे, स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड, नो, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। रामसर वेटलैंड्स की बात करते हैं। हिमाचल में कितने रामसर वेटलैंड्स हैं? तो ये 3 हैं। चंद्रताल, ओके, उसके बाद पोंग डैम लेक, और रेणुका वेटलैंड जो सबसे छोटा वेटलैंड भी है इंडिया का बाय एरिया, ओके। सो रेणुका, पोंग डैम और चंद्रताल, ये 3 रामसर साइट्स या रामसर वेटलैंड्स हैं हिमाचल प्रदेश से। यहीं पे पहला क्वेश्चन आपके लिए। चलिए बताइए, इंडिया में एज ऑन डेट, आज की तारीख में टोटल कितनी रामसर साइट्स या रामसर वेटलैंड्स हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सो टोटल कितनी है, और 2024 के अंदर कितनी रामसर साइट्स अनाउंस की गई हैं अभी तक? ठीक है, चलिए बता दीजिए। अगला देखते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिमाचल प्रदेश से कितनी है? तो 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। सो इसको 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। और एक है, एक पूरी कैटेगरी है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, जिसमें 3 रेलवे सिस्टम जो भारत के हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। और उनमें से द कालका शिमला रेलवे लाइन 2008 में सबसे पहले हिमाचल से कालका शिमला रेलवे लाइन जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। फिर 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को मिल गया, ओके। चलिए, सो यहाँ तक की बात आ गई क्लियर। फिर एक फेस्टिवल है जो कि मनाया गया रिसेंटली अरुणाचल के अंदर, और एक पर्टिकुलर ट्राइब ने सेलिब्रेट किया है, तो वो देख लेते हैं। नीशी ट्राइब, कौन सी ट्राइब है? नीशी ट्राइब अरुणाचल की बहुत प्रोमिनेंट ट्राइब है। सो नीशी ट्राइब ऑफ अरुणाचल सेलिब्रेट्स लोंगटे फेस्टिवल। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन लोंगे हो या कुछ हो अरुणाचल में, वहाँ की भाषा में, लेकिन हम लोंगते दिख रहा है तो हम लोंगते ही पढ़ेंगे। सो लोंगते फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? अरुणाचल के अंदर बनाया गया। अरुणा या अरुण को लौंग खाना बहुत पसंद है, कर सकते, नहीं तो अरुणाचल का मैप देखिए कुछ इस तरह का जाता है ना, लौंग सा हो करके। सो लोंगते आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। नीशी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट
एग्रीकल्चरली सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है। इस समय जो भी त्यौहार आएंगे देश के अलग अलग जगहों पे, वो सब हार्वेस्ट या नया अब जो सोइंग सीजन आने वाला है उससे पहले सेलिब्रेशन इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में मनाए जा रहे हैं। तो ये भी एग्रीकल्चरली सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है, नीशी ट्राइब का है। नया सीजन अब शुरू होगा जिसमें कल्टिवेशन किया जाएगा। और नीशी लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, यानी वहीं का जो लोकल ग्रुप जिसे हम ट्राइबल ग्रुप कहते हैं, अरुणाचल का नीशी ट्राइब है। अरुणाचल के एक त्यौहार की बात की है लोंगते फेस्टिवल की, तो बाकी त्यौहार भी थोड़े से मेंशन देख लेते हैं। देखिए सियांग रिवर फेस्टिवल सियांग नदी का संबंध या रिलेशन कौन से स्टेट से हो गया? अरुणाचल से हो गया। सो सियांग रिवर फेस्टिवल, पांगसौ पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक बहुत पॉपुलर होता है सियांग भी और ये जीरो फेस्टिवल भी। ओके सन सबसे पहले अरुणाचल में उगता है ऐसा हम बोलते हैं ना इंडिया में, तो बस 0.0 सन के उगने का वही है जीरो फेस्टिवल। सोलोंग, न्योकम, लोसर फेस्टिवल, द्री फेस्टिवल, बूरी बूट, लोकू, सांकेन, ये सारे के सारे फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के हैं। याद करने के लिए या तो आप किसी अरुण को इमेजिन कर लीजिए, अरुण गोविल है ना जिन्होंने रामायण में राम का किरदार प्ले किया था, उनको पिक्चर में ला सकते हो कहीं, नहीं तो अरुणा को ला सकते हो, अरुणा ईरानी जी एक्ट्रेस हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप जोड़ के कि अरुण गोविल जी दरी पे बैठे हुए हैं कि लो सर हम बैठ गए दरी पे, अब बताइए, ठीक है जीरो फेस्टिवल देख रहे हैं सोलंग के अंदर के, ठीक है कि सोलूं थोड़ा आप दरी पे बैठा ही हूँ। तो इस तरह से कुछ भी करके आप बहुत तरीके, अब तक अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो यू मस्ट बी नोइंग, हम बहुत वियर्ड निमोनिक्स बना सकते हैं। अगर कुछ सीधे सीधे याद नहीं हो रहा है, अरुण गोविल जी से, अरुणा ईरानी जी से एसोसिएट कर सकते हैं। चलिए जी अब आगे बढ़ें, उससे पहले कुछ प्रीवियस डे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने कल पढ़े थे और पूछे थे। लेकिन उससे पहले आज एक इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया है, काफ़ी सारे आते हैं लेकिन मेरी नज़र में आ गया है तो मैंने ले लिया है। मधु हैज़ रिटन टू अस कि अभी उन्होंने APPSC ग्रुप 2 का प्रीलिम एग्जाम थोड़े टाइम पहले दिया था और उसका रिजल्ट आ गया है। शी हैज़ पास द एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, वेरी गुड मधु। और उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर उन्होंने करंट अफेयर सेक्शन में ही किया है कंपेयर टू अदर, एंड शी हैज़ सेंट हर थैंक यू मैसेज टू अस। सो मधु आई एम रियली हैप्पी टू नो कि करंट अफेयर, देखिए ऐसा नहीं होता कि मैं आपको बेस्ट ऑफ कंटेंट दे दूं, आपके लिए बहुत मेहनत कर लूँ, मेरे लिए बहुत मेहनत कर लूँ और आपके मार्क्स आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको भी बराबर मेहनत करनी पड़ती है जैसे मधु ने की है। शी मस्ट हैव बीन कंसिस्टेंट, वो थरली फॉलो कर रही होंगी जो भी पढ़ाया जा रहा है। कंटेंट लाने की जिम्मेदारी मेरी है, पढ़ने की जिम्मेदारी तो आप ही की होगी। सो वेरी गुड। अगर आप ये एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव गुड मार्क्स, तो फिर कंसिस्टेंट रहिए, दैट इज द ओनली मैसेज आई हैव टू गिव। एंड ऑफ कोर्स यू कैन रिलाई ऑन द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग। वन डे एग्जामिनेशन हो, स्टेट PSCs हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, बैंक एग्जाम दे रहे हो, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो इंडिया के अंदर, ये जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं दे आर हाईली हाईली यूजफुल। सिर्फ सिविल एस्पायरेंट्स जो है UPSC के, मैं उनको कहती हूँ कुछ टॉपिक्स आपको और डिटेल में पढ़ने होते हैं, कुछ छोड़ने होते हैं, तो उनके लिए हम बर्निंग इशूज़ लाना शुरू कर चुके हैं, वो लोग देख सकते हैं। बैंकिंग वाले बच्चों के लिए अलग से वीकली बैंकिंग CA आता है, वो देख सकते हैं, राइट। अदरवाइज सब बच्चे आराम से पढ़ो, कंटेंट मैं ला रही हूँ, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। चलिए अब कल यानी कि 15th ऑफ अप्रैल को हमारा जो सेशन हुआ था, जाते जाते आपसे कुछ क्वेश्चन किया गया था, आंसर डिस्कस करें। Which two countries are participating in 5th edition of Joint Military Exercise दस्तलिक? दस्तलिक एक एक्सरसाइज है, डस्टलिक या दस्तलिक, जो कि दो देशों के बीच में हो रही है, राइट। एक इंडिया है और दूसरा देश कौन सा है? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान। सो मैंने आपको याद कराया था कि केक बेक करते हैं ना, तो डस्ट में थोड़ी ना केक बेक होता है, तो बस उज़्बेकिस्तान और डस्टलिक का आप एसोसिएशन करके याद कर सकते हैं। अभी ये चलेगी एक्सरसाइज, स्टार्ट हुई है 15th ऑफ अप्रैल को। देन मैंने सेशन के बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, रैंडमली मैंने शिक्षा का आंसर पिक किया है। आई हैड आस्क्ड यू 3 तरह के बिहू, कल हमने फेस्टिवल्स के बारे में बात की थी, तो बिहू के बारे में देखा था कि बोहाग बिहू, जिसे रोंगोली बिहू भी कहा जाता है, वो मनाया गया अभी असमीज न्यू ईयर के तौर पे। और कितने तरह के बिहू होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक बोहाग बिहू हो गया जो कि अप्रैल अराउंड में मनाया जाता है। फिर माघ बिहू है, माघ के महीने में आसाम के अंदर मिड जनवरी में पड़ता है। और कटी बिहू जो मिडिल अक्टूबर में आएगा, ठीक है, कार्तिक महीना जब माना जाता है। सो ये 3 बिहू हैं जो कि असम के अंदर मनाए जाते हैं। देन आई हैड आस्क्ड यू कि भाई जो BR अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, राइट, तो वो कौन सी जेल में उस समय महात्मा गांधी जी थे? तो येरवड़ा सेंट्रल जेल जो है महाराष्ट्र के अंदर पूना में, वहीं पूना पैक्ट इनका हुआ था। और कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ओके
ऑलराइट, यहीं पे ना कल एक क्वेश्चन मैंने आपसे नहीं पूछा, आई हैड थॉट ऑफ आस्किंग यू। मुझे बताइए बी आर अम्बेडकर साहब को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? हमने उनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया, मैंने भारत रत्न मेंशन नहीं किया था, मुझे आपसे पूछना था, आई फॉरगॉट, मेंशन कीजिएगा। फिर मैंने आपसे यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरपर्सन के बारे में पूछा, क्योंकि कल एक मेंबर का अपॉइंटमेंट हमने देखा था। सो एम जगदीश कुमार जी चेयरपर्सन है यूजीसी के, और कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए अब फटाफट से बता देती हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। आज हम जो भी कुछ पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? परचम के टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, लिंक आपको लाइव चैट में भी मिल जाएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी, या फिर आप परचम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ फ्री मटेरियल सेक्शन में भी हिंदी पीडीएफ अलग, इंग्लिश पीडीएफ अलग। आज का जो हिंदी पीडीएफ है वो शाम को मिलेगा, बिकॉज आज जो टीम एक मेंबर हैं उनके घर की हाउस वार्मिंग है, यानी गृह प्रवेश है, तो शी विल बी ज्वाइनिंग लेट, और आप ही का काम करने के लिए बस वो आएंगी, पर वो शाम को आपको प्रोवाइड होगा। अगर आपको मंथली मैगजीन चाहिए, भले से वो पूरी कंसोलिडेटेड मैगजीन हो या सवाल ई बुक हो, तो आपको parchamclasses.in पे जाना रहेगा, और अगले महीने से सवाल ई बुक में 150 नहीं 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये एक अनाउंसमेंट है। और अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो CA रफ्तार क्वार्टरली ई बुक भी आपके लिए लॉन्च हो गई है। ये क्या है? ये आपकी हेडलाइंस का कंपाइलेशन है। ओके, 3-3 महीने की जितनी भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हो ना, वो सारी की सारी आपको मिलेगी, हेडलाइन फॉर्मेट के अंदर मिलेगी, और इसका सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है फॉर ई बुक का परचम ऐप पे। इंडिविजुअल कहाँ मिलेगी? वेबसाइट पे, सब्सक्रिप्शन ऐप पे। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, हेल्पलाइन नंबर, ईमेल, ऐप चैट। हम बढ़ेंगे आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अच्छे से पकड़ कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। नाइफ, चाकू, नाइफ। सो नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये किताब किसने लिखी है? सलमान रश्दी जी ने लिखी है। 2022 के अंदर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनके ऊपर एक पब्लिक सभा में, फोरम में चाकू से हमला हुआ था, और उसी के चलते इनकी वन आई भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। सो उसी पे इन्होंने किताब लिख दी है भाई, नाइफ। सलमान रश्दी जी की जो बातें होती हैं वही चाकू की तरह तेज़ होती हैं, तभी कभी फतवे जारी हो जाते हैं इनके ऊपर, कभी कोई अटैक कर देता है। तो नाइफ ध्यान रखिएगा, सलमान रश्दी जी की लिखी हुई किताब है। सो ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं सलमान रश्दी। ही हैज़ रिलीज्ड हिज मेमोयर नाइफ, जो उनका एक्सपीरियंस है 2022 के अंदर, कैसे उनको चाकू लगा और उसके बाद कैसे उन्होंने सर्वाइवल किया, वो सब इन्होंने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैटिक का मैंने डाल दिया है। नाइफ तो ठीक है, करंट के हिसाब से है, बाकी इनकी कौन सी बहुत पॉपुलर किताबें रही हैं? सो उनमें सबसे पहली आती है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जिसके लिए इनको बुक प्राइज भी मिला था। 1981 में लिखी मिडनाइट्स चिल्ड्रन। फिर द सेटनिक वर्सेस, बहुत कंट्रोवर्शियल किताब, फतवा इशू हो गया इनके ऊपर, है ना, कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हो। सेटनिक वर्सेस 1988 में, एंड देन शेम 1983 में। ओके, सो ये 3 काफ़ी पॉपुलर इनकी किताबें, और भी बहुत सारी हैं। ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट ऑथर ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है सलमान रश्दी में। तो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं। सीनियर IPS ऑफिसर हैं अनुराग कुमार, क्या नाम है? अनुराग कुमार, अपॉइंटेड एज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI। सो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI के डायरेक्टर ऑलरेडी थे, अब जॉइंट डायरेक्टर CBI के किसको अपॉइंट कर दिया गया है, किनको अप्रूवल मिल गया है कि ठीक है जी आपको बना दिया जाएगा, या बना दिया गया है? अनुराग कुमार। अनुराग कुमार, AK-47 से कुछ याद रख सकते हो? CBI वाले AK-47 लेके नहीं चलेंगे, लेकिन आपसे पूछताछ ऐसे करेंगे कि गोली लगेगी दिल पे, हो अब हम जेल में गए, तब हम जेल में गए। ठीक है, सो CBI के एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर कौन बने हैं? AK यानी अनुराग कुमार। बड़े प्यार से बातचीत करते हैं CBI वाले, है ना, फिर थप्पड़ पड़ता है। ओके, मूवीज़ में तो ऐसे ही दिखाते हैं, मेरा कभी पाला नहीं पड़ा, पढ़ाना भी नहीं है। सो प्रेजेंटली अभी ये IG हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, और करंट डायरेक्टर कौन है CBI के? हु इज़ दैट पर्सन? प्रवीण सूद। सो प्रवीण सूद जी डायरेक्टर है। जॉइंट डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? अनुराग कुमार जी को। नाम अच्छे से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। ओके, सो एक और अपॉइंटमेंट है, और आज अपॉइंटमेंट सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ओके इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताते चलती हूँ, ये अच्छे वाले इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे तरुण बजाज, क्या नाम है जी? हमारा बजाज, हाँ उसी से, तरुण बजाज याद रखिएगा। तरुण बजाज टू हेड US इंडिया टैक्स फोरम। US और इंडिया का जो टैक्स फोरम है, यानी जो US और इंडिया के जो भी बिजनेस रिलेशंस होते हैं, जो उनका पूरा हम कहेंगे कि जो भी उनके बिजनेस से रिलेटेड बातचीत होती है, तो उसमें एक बहुत मेन मुद्दा होता है कि भाई टैक्स
किस तरह से होंगे। अगर हम आपस में बिजनेस करते हैं तो एक कंट्री के टैक्स नॉर्म्स अलग होते हैं, दूसरे के टैक्स नॉर्म्स अलग होते हैं, तो उनको डिस्कस करना, फ्यूचर क्या है टैक्सेस का, किस तरह से हम हमारे बिजनेस टाइज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये सारा डिस्कशन टैक्स फोरम में होता है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम में। और उसी के हेड के तौर पे, इसी यूएस इंडिया टैक्स फोरम के हेड के तौर पे तरुण बजाज जी आएंगे। टी से टैक्स फोरम और टी से तरुण बजाज, ये भी आपका एक छोटा सा हिंट हो सकता है। ओके, और किसने किया ये अपॉइंटमेंट? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम, USISPF है जो कि इस अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम जो है वो लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर। इसका मेन काम क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां जो दोनों देशों के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो टैक्स रिलेटेड इश्यूज पे बातचीत कर सकते हैं। ओके, सो तरुण बजाज यूएस इंडिया टैक्स फोरम के नए हेड अपॉइंट किए गए हैं। ओके, एक वन टाइम देखने जैसी न्यूज़ है कि सेंट्रल ने अनवील किया है 50 ग्राम का कलर्ड सोवनियर सिल्वर कॉइन रामलला प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड पब्लिक परचेज के लिए। ओके, सो कमॉमरेटिव कॉइन पहले भी इशू किया गया था, पब्लिक सेल के लिए वापस से कॉइन इशू किया गया है जिसमें रामलला की आगे मूर्ति है और पीछे की तरफ पूरे राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा चित्रण आपको देखने को मिलेगा। और 50 ग्राम का एक कलर्ड सिल्वर सोवनियर कॉइन है जो, और अब अगर आप वेबसाइट पे देखोगे आउट ऑफ स्टॉक ही दिखा रहा है। तो बस इतनी सी बात एक बार ध्यान रख लीजिएगा, 50 ग्राम का है, पब्लिक परचेजेस के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ऑलरेडी जब एक बार इसको लॉन्च किया गया, जो मैंने आपको बताया कमॉमरेटिव कॉइन, पहले भी जब रामलला जी का जो मंदिर है वो इनॉग्रेट हुआ था, उस समय भी एक कमॉमरेटिव कॉइन अनाउंस किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। और उस समय कब किया गया था? 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन चल रहा था। स्टेट ओन्ड एक कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, ये कमॉमरेटिव कॉइन्स निकालती रहती है। सो इनके 19th फाउंडेशन डे पे, और ये जो कमॉमरेटिव कॉइन है ना सिर्फ रामलला का, लेकिन जो हमारे इंडियन राइनोज़ हैं उनसे रिलेटेड भी निकाला गया था और बुद्धा से रिलेटेड भी निकाला गया था। तो ये सब 19 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ SPMCIL। और ये कौन से दिन पड़ता है, कब आता है भाई फाउंडेशन डे? डेट क्या है ज़रा बता दीजिए। सुपर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, आई वुड वांट यू टू सर्च अबाउट इट सो दैट ये जो कंपनी है थोड़ा दिमाग में टिक जाएगी कि जो कमॉमरेटिव कॉइन्स निकाले जाते हैं कंपनी उनमें अहम भूमिका निभाती है। चलिए अब हम स्पोर्ट्स की तरफ रुख करते हैं। सो दो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं जो आज हमको कवर करनी है। सबसे पहले क्या आ रही है? 500 सिक्सेस इन T20 मैचेस जो होते हैं उनमें 500 सिक्सेस पूरे कर लिए हैं हमारे, सिक्स लगाने वाली मशीन कहा जाता है इनको, रोहित शर्मा जी ने। ठीक है, सो रोहित शर्मा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हिट 500 T20 सिक्सेस, और 500 से ऊपर ही जा चुके हैं, रादर 502 सिक्सेस हो T20 सिक्सेस ये लगा चुके हैं। और इनसे पहले भारत के ये पहले व्यक्ति बने हैं, लेकिन दुनिया में ये 5वें व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने T20 मैचेस के अंदर 500 सिक्सेस पूरे कर लिए हैं। इनसे पहले अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा सिक्सेस किसने लगाए? क्रिस गेल ने, देन कीरॉन पोलार्ड, आंद्रे रसल, कॉलिन मुनरो एंड देन हमारे रोहित शर्मा। तो भारत के एकमात्र T20 500 सिक्सेस पूरे करने वाले रोहित शर्मा बन गए हैं। मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट ये जो कीर्तिमान है ये पूरा किया। और इससे पहले सिर्फ 4 लोग और हैं जिन्होंने 6 मार रखे हैं, 500 से ज़्यादा इन T20 फॉर्मेट। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक की बात? ओके, अगला कीर्तिमान 6 सिक्सेस, छक्के ही छक्के पड़ रहे हैं मैचेस में। तो अभी हमने देखा 500 सिक्सेस मारने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा। ठीक है, अब एक ओवर में T20 इंटरनेशनल में 6 छक्के मारे, ठीक है, और किसने? दीपेंद्र एरी ने। ऑलराइट, और वो थर्ड ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 सिक्सेस लगा दिए हैं। सो नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? नेपाल के हैं दीपेंद्र सिंह एरी। उन्होंने हिस्ट्री बना ली है बाय हिटिंग 6 सिक्सेस इन एन ओवर, और ही हैज़ बिकम ओनली द थर्ड बैटर टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन मेंस T20 इंटरनेशनल मैच। सबसे पहले युवराज सिंह थे, उसके बाद पोलार्ड थे और कीरॉन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के, और अब तीसरे बन गए नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी। ठीक है, युवराज सिंह 6 ओवर में 6 छक्के, बहुत ही शानदार मैच था वो भी।
सो ये जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी जी ने, इन्होंने कामरान खान का ओवर चल रहा था, मैच चल रहा था नेपाल का कतर के अगेंस्ट, ओके, और जो चैंपियनशिप या हम कहें मैच जो ओवरऑल था वो ACC मेंस प्रीमियर कप के दौरान नेपाल और कतर का मैच हुआ, और ACC मेंस प्रीमियर कप जो कि ओमान में है वहाँ पे ये कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, 6 सिक्सेस इन 1 ओवर इन T20 फॉर्मेट, ओके, T20 इंटरनेशनल, और थर्ड खिलाड़ी पूरे दुनिया से बन गए नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी। गॉट इट? चलिए अब हम आते हैं थोड़ी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ न्यूज़ पे। सो हम साइंस एंड टेक की तरफ चलते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है IISc बेंगलुरु से। IISc बेंगलुरु के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डेवलप किया है सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। वाटर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स होती हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, आपको दिखेंगे नहीं कि अच्छा प्लास्टिक है, माइक्रो लेवल की हैं, लेकिन वही प्लास्टिक फूड चेन का इतना बड़ा हिस्सा बन गई हैं, हमारे ग्लोब में अलग अलग जगह फैल चुके हैं। अंटार्कटिका के आइस के अंदर भी आपको माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिल जाएगी, राइट। फिशेज उसको कंज्यूम करती हैं, वही फिशेज हम खाते हैं, हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं, सब जगह माइक्रोप्लास्टिक फैल रही हैं और ये बहुत बड़े हेल्थ हैजार्ड की तरफ लेकर के जा रही हैं। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, IISc के साइंटिस्ट ने की है। उन्होंने सस्टेनेबल हाइड्रोजेल बनाया है। ये हाइड्रोजेल एक तरह से एडजॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब नहीं बोला मैंने, एडजॉर्ब माइक्रोप्लास्टिक को अपने सरफेस पे चिपका लेता है, ओके, और फिर इसको रिमूव करना इजी हो जाता है और उसके बाद में हम UV इरेडिएशन से इन माइक्रोप्लास्टिक को ख़त्म कर सकते हैं, राइट। और जो पूरा अभी देखा गया टेस्ट करके, सो 95 to 93% अलग अलग तरह के जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं उनको एफिशिएंटली रिमूव कर दिया गया था वाटर से। नियर न्यूट्रल pH वाला जो पानी है, करीब 6.5 pH वाला जो पानी है, वहाँ से हमने 95 to 93% माइक्रोप्लास्टिक्स को इस जेल, हाइड्रोजेल के थ्रू रिमूव करने में हम कामयाब रह पाए थे, ओके। सो IISc बेंगलुरु और ये हाइड्रोजेल याद रखिएगा माइक्रोप्लास्टिक्स को रिमूव करने के लिए। इस तरह का कुछ वो पैकिंग कर देता है, ये देखिए, ये हाइड्रोजेल है, उसके ऊपर माइक्रोप्लास्टिक एडजॉर्ब हो गया यानी चिपक गया, राइट, और उसके बाद आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगली खबर वन लाइनर न्यूज आ रही है दैट फोन पे पार्टनर्स विथ ई-सेवा एंड HN पोखरा टू प्रमोट UPI इन नेपाल। नेपाल का पोखरा, जिसको अभी हाल ही में टूरिस्ट कैपिटल ऑफ नेपाल घोषित किया गया है, राइट। सो नेपाल के पोखरा के अंदर ई-सेवा, जो कि वहाँ का एक डिजिटल वॉलेट की सर्विस है, जैसे हमारे अलग अलग डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, और हान होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ में फोन पे ने पार्टनर किया है। किसने पार्टनर किया है? फोन पे ने पार्टनर किया है, ताकि वहाँ पे जो हमारी UPI पेमेंट्स हैं उनको स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। और ये अनाउंसमेंट कब आया? जब फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल नेपाल में मनाया जा रहा था। फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल, तो ये कहाँ मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, फेवा। सो फेवा नेपाल के अंदर मनाया जाता है। कुछ स्टैटिक देख लीजिए फ़ोन पे से रिलेटेड। फ़ोन पे के CEO कौन है? समीर निगम है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है फ़ोन पे की? वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट के अंडर में आता है। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में और फाउंडेड 2015। गॉट इट? चलिए अब थोड़ा हम आते हैं साइंस टेक में, स्पेस दुनिया में चलते हैं। राइट, एक न्यूज़ आई और थोड़ी सी मिस रिप्रेजेंटेड है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है, थोड़ा आपको समझा सकूं। इसरो प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट लूनर मिशन चंद्रयान 4। अब ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 4 इंसानों को चांद पे ले जाएगा, नहीं। चंद्रयान 4 एक अगला कदम हमारा होगा ताकि फ्यूचर में हम इंडियंस को चांद पे पहुंचा सकें। ठीक है, सो कई जगह इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि चंद्रयान 4 जिससे हम 2040 तक इंसान को चांद पे ले जाएंगे। तो चंद्रयान 4 क्या 2040 में हम मटेरियलाइज करेंगे? नहीं। सो चंद्रयान 4 एक स्टेप होगा जिससे अल्टीमेटली जो हमारा एक मिशन है कि हमें 2040 तक इंसान को मून पे पहुंचाना है, इंडिया का मिशन है, तो चंद्रयान 4 के ऊपर तैयारी चल रही है और वो एक स्टेप होगा कि हम चांद पे जाएं। अभी हम चांद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन चांद पे जाएं, वहां से सैंपल उठाएं और वापस पे धरती पे आ सकें। इतना मिशन करने के लिए चंद्रयान 4 को रेडी किया जा रहा है। फिर आगे डेवलपमेंट होंगे और होते होते 2040 तक हम चांद पे इंसान को, इंडियंस को भेजने के लिए काम कर रहे हैं। गॉट इट? तो इसरो के चीफ हैं S सोमनाथ, उन्होंने अनाउंस किया है कि अभी चंद्रयान 4 मिशन के ऊपर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये एक कदम और आगे होगा ताकि हम एस्ट्रोनॉट को मून पे 2040 तक भेज सकें। ओके, चलिए। सो चंद्रयान 4 का ऑब्जेक्टिव क्या है?
क्या उसको इंसानों को मून पे भेजना है? नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मून पे जाके वहां से सैंपल लेके वापस धरती पे आ सके। ये चंद्रयान 4 का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गई बात? राइट। सो चंद्रयान 4 इज द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन, और इसका मेन काम है कि हम हमारे क्राफ्ट को मून पे उतारें, सैंपल कलेक्ट करें और धरती पे वापस ला सकें, राइट, ताकि हम 2040 तक इंसानों को या एस्ट्रोनॉट्स को भेजने लायक रेडी हो जाएं। अगली खबर की ओर चलते हैं, और अगली खबर आ रही है यूरोपा क्लाइपर या क्लिपर। यूरोपा क्लिपर कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन है? सो नासा का है। अमेरिका की जो नासा है उसका यूरोपा क्लिपर मिशन है। किससे रिलेटेड है? यूरोपा क्या है? यूरोपा जुपिटर का एक मून है। यूरोपा जुपिटर का, जुपिटर जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है ना। सो जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून इज यूरोपा, और इसकी स्टडी के लिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे अर्थ जैसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अर्थ से भी ज़्यादा वाटर होने की आशंका है, आइस के नीचे दबा हुआ, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी थिन है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होने के चांसेस हैं। तो ये यूरोपा क्लिपर मिशन है, ये जाएगा और यूरोपा की स्टडी करेगा, वहाँ के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? सो नासा का क्लिपर या यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट है, एक्सप्लोर करेगा जुपिटर के मून यूरोपा को। कब लॉन्च होगा? अक्टूबर में, इसी साल लॉन्च होना इसका डिसाइड हुआ है। स्पेस एक्स के फैल्कन रॉकेट पे इसको भेजा जाएगा, और 5 साल लगेंगे इसको यूरोपा तक पहुंचने के लिए। ओके, चलिए अब थोड़े स्टैटिक पॉइंट्स देख लें। जुपिटर कौन से नंबर का प्लैनेट है सन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ओके, सो 5वें नंबर का है, 5th इन लाइन फ्रॉम सन, और हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके पास 95 मून है, बहुत थोड़े से है ना। 95 मून है। सैटर्न के पास कितने हैं? मैक्सिमम है 146, राइट। जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून जो सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे, गैनीमीड, कैलिस्टो, आईओ एंड यूरोपा। और यूरोपा जो है वो 4th लार्जेस्ट मून है। सबसे बड़ा मून कौन सा है जुपिटर का? ये गैनीमीड, और सिर्फ जुपिटर का ही नहीं, इट इज द लार्जेस्ट मून इन आवर एंटायर सोलर सिस्टम, गैनीमीड। ओके, चलिए यूरोपा के बारे में मैंने आपको बता दिया, 4th लार्जेस्ट है, और करीब अर्थ के साइज का 90% साइज ये रखता है। और यहाँ पे सिलिकेट रॉक्स हैं, वाटर आइस क्रस्ट है, आयरन निकल कोर बोला जाता है कि शायद इसका भी आयरन निकल कोर होगा। और इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत थिन है, लेकिन प्राइमरीली ऑक्सीजन से बना हुआ है, राइट। और इसीलिए हम जा रहे हैं कि वहाँ शायद लाइफ पॉसिबल हो। लेट्स सी, अगर हमें यूरोपा में लाइफ मिल जाए तो एक यूरोप है, एक यूरोपा हो जाएगा। अब देखिए, जो जुपिटर है उसके पास में ये आईओ हो गया, फिर ये यूरोपा है, तो यहाँ तक पहुँचना है जी हमको। ये रहा यूरोपा। अगली खबर पे आते हैं। सो ये कौन है? ये व्यक्ति कौन है? ये नासा के चीफ हैं। कौन है नासा के चीफ? चलिए नासा के चीफ का नाम बता दीजिए मुझे। नासा यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने जापान की स्पेस एजेंसी के साथ में किया है एक अग्रीमेंट, और उस अग्रीमेंट के हिसाब से जो रोवर जाना है मून पे उसका डेवलपमेंट कौन करेगा? जापान करेगा, ठीक है। और चांद तक भेजने का काम कौन करेगा? नासा करेगा। और इसी के तहत जो जापान है उसके 2 एस्ट्रोनॉट को भी नासा अपने साथ चांद पे लेके जाएगा। ऐसे ही थोड़ी ना ये रोवर बना देंगे, और वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी का, जिसमें इंसान रह सकते हैं और चांद के सतह पे जा सकते हैं, 30 डेज तक सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा रोवर तैयार करने के लिए जापान ने हामी भर दी है, लेकिन बदले में कुछ तो चाहेगा। तो ये बोल रहा है भाई आपके जो आर्टेमिस मिशन जा रहे हैं उसमें हमारे 2 एस्ट्रोनॉट को भी लेके जाइए। तो जापानीज एस्ट्रोनॉट टू बी फर्स्ट नॉन अमेरिकन टू सेट फुट ऑन मून। अब आर्टेमिस मिशन में सिर्फ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नहीं जाएंगे, जापानीज भी जाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। सो जापानीज एस्ट्रोनॉट टू बी फर्स्ट नॉन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून, और नासा और जापान एडवांस स्टेट कॉरपोरेशन ने एक अग्रीमेंट साइन किया है लूनर रोवर के लिए। लूनर यानी चांद से जुड़ा हुआ, रोवर क्या होता है? जो सतह पे मूव करता है। देखिए, लैंडर जो सतह पे उतरता है, और रोवर जो सतह पे मूव करेगा, उसको रोवर कहा जाता है। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर का नाम बता दो, ठीक है। लैंडर का क्या नाम था, रोवर का क्या नाम था? सो इस एग्रीमेंट के हिसाब से जापान डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा और ऑपरेट करेगा एक प्रेशराइज्ड रोवर, क्रू और अनक्रू एक्सप्लोरेशन के लिए चांद पे। उसमें क्रू भी बैठ के जा सकता है, अनक्रूड भी जा सकता है, और नासा प्रोवाइड करेगा उसका लॉन्च और डिलीवरी टू द मून, एज वेल एज 2 जापानीज एस्ट्रोनॉट मिशन भी लूनर सरफेस तक वो पहुंचाएंगे। तो 2 जापानीज एस्ट्रोनॉट जो कि नासा के अपकमिंग आर्टेमिस मिशन में ज्वाइन करेंगे,
और उनमें से कोई एक पहला नॉन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बन जाएगा। अच्छा, चांद पे वापस काफ़ी सालों के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 50 ईयर्स, जाने की तैयारी यूएस कर रहा है। तो यहीं पे मुझे बता दीजिए पहले मैं आपको बता देती हूँ, 1969 और 1972 में यूएस अपोलो प्रोग्राम हुआ था, जिसके तहत टोटल 12 अमेरिकन और सब वाइट मैन थे, वो चांद पे जाके आ चुके हैं, राइट। सबसे पहले व्यक्ति कौन चांद पे पहुंचे और कौन से मिशन के तहत पहुंचे, यानी उनके स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था। सबसे आखिरी पर्सन टू स्टेप ऑन मून, यानी मून से आखिरी पर्सन जिसने अपना कदम हटाया और उसके बाद अभी तक कोई मून पे नहीं पहुंचा है। तो सबसे पहला और सबसे आखिरी व्यक्ति ऑन मून, जल्दी से मुझे लिख करके बता दो, ठीक है। नासा ने ऑलरेडी अपने आर्टेमिस मिशन के लिए अनाउंस कर दिया है कि पहली महिला और पहला पर्सन ऑफ कलर, यानी कि डार्क पर्सन ना, उनको मून पे हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ वाइट मैन पहुंचे हैं। तो विमेन जाएंगी, पर्सन ऑफ डार्क कलर जाएंगे, अब जापानीज भी जाएंगे, राइट। और आर्टेमिस 3 जो सबसे पहला आर्टेमिस मिशन होने वाला है वो 2026 के अंदर स्केड्यूल्ड है। मीनवाइल चाइना ने भी बोल रखा है कि भाई हम भी अपने इंसानों को 2030 तक, 2030 तक चांद पे पहुंचा देंगे। इंडिया ने बोल दिया हम 2040 तक पहुंचा देंगे, ठीक है। और थोड़े टाइम पहले हमने देखा था स्लिम जो स्पेसक्राफ्ट है जापान का, वो मून पे पहुंचा था, लैंडिंग की थी उसने, और 5th ऐसा कंट्री बन गया था टू लैंड ऑन मून, ठीक है जी। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। चलिए, आई एम सो सॉरी फॉर माई कॉफ, माई ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, पर थोड़ा आयुर्वेद धीरे धीरे काम करती है। सो थोड़े सेशंस तक मेरा कॉफ बेयर कीजिए। इस हफ्ते अगर मुझे रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर मुझे फाइनली बाकी टेस्ट करवाने पड़ेंगे। चलिए, सो अगली जो न्यूज़ है वो हम इंडेक्स से ले रहे हैं, यूरेन यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। यूरेन चाइना बेस्ड एक एजेंसी है जो कि स्टडी करती है और अपने इंडेक्सेस लेकर के आती है। देखो, एक सिंगल वर्ड होता है इंडेक्स, और इसका प्लूरल इंडेक्सेस नहीं होता, इंडेसेस होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब जस्ट एन एडिशनल इन्फो। सो ये जो यूरेन यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 सामने आया, उसमें एक सीधी एक स्टेटमेंट इंडिया के लिए ये भी आ गई कि यूनिकॉर्न क्रिएशन पेस स्लो डाउन हो गया है भारत के अंदर। हालांकि एक ही यूनिकॉर्न कम हुआ है। ये जो रिपोर्ट आई है, इंडेक्स आया 2024 का, इसमें स्टडी की गई है पूरे 2023 की, उसी को छापा गया है 2024 में, राइट। सो 2023 के अंदर इंडिया में टोटल 67 यूनिकॉर्न्स, यानी $1 बिलियन वैल्यूएशन, यूनिकॉर्न का मतलब $1 बिलियन की वैल्यूएशन अगर किसी कंपनी की होती है तो उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। सो ऐसी 63 कंपनीज थी 2022 में, यानी 2022 में ऐसी 68 कंपनीज थी। तो पहली बार काफ़ी सालों में हम ड्रॉप हुए हैं यूनिकॉर्न के नंबर से, हालांकि एक ही नंबर से ड्रॉप हुए हैं, पर ये ट्रेंड सामने आया है। दिस रिपोर्ट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस, काफ़ी सारे और डिटेल्स हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस इंडेक्स को कंपाइल कौन करता है और इसका पैरामीटर क्या है। सो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स को कंपाइल करता है यूरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि चाइना शंघाई में बेस्ड है। इसमें सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है वो इंक्लूड की जाती हैं, 2000 के बाद जो फाउंड की गई हैं और जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन है, उन्हीं कंपनीज की स्टडीज के अंदर की गई है। और इसके हिसाब से यूएस अभी भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स टॉप पे है, 703 यूनिकॉर्न्स इसमें है, फॉलोड बाय चाइना, और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया विद 67 यूनिकॉर्न्स, ओके। एंड लाइक आई टोल्ड यू कि पहली बार एक डिक्लाइन यूनिकॉर्न क्रिएशन में 2017 के बाद इंडिया ने दर्ज किया है, क्योंकि 2022 के अंदर हमारे पास 68 यूनिकॉर्न्स थे, 2023 में जिसका डेटा 2024 यूरोन इंडेक्स में आया है उसमें हमारे पास 67 है। पूरी दुनिया भर में कितने यूनिकॉर्न्स हैं? 1453 यूनिकॉर्न कंपनीज हैव बीन लिस्टेड इन दिस पर्टिकुलर, बताई गई हैं कि इतनी है। ये मैंने आपको अभी बता दिया, ओके। अच्छा, हालांकि इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न का नंबर ड्रॉप हुआ है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन इंडियन फाउंडर्स ने ज़्यादा ऑफशोर यूनिकॉर्न्स, पूरे दुनिया भर की जो कंट्रीज और कंपनीज हैं, ऑफशोर यानी किसी और कंट्री में जाकर के अगर आप अपनी कंपनी खोलते हो और वो यूनिकॉर्न बन जाती है, ऐसा भारतीयों ने काफ़ी किया। सो इंडियन फाउंडर्स हैव प्रोड्यूस मोर ऑफशोर यूनिकॉर्न्स देन एनी अदर कंट्री। हमने 109 यूनिकॉर्न्स आउटसाइड ऑफ इंडिया बनाई हैं, ठीक है। सो इंडिया में 67 ही है, लेकिन बाहर हमने ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बनाई हैं। सो ट्रेंड उस तरह से ठीक है। अच्छा, इंडिया में अगर हम सबसे हाईएस्ट नंबर पे जो यूनिकॉर्न्स हैं उनकी बात करें तो स्विगी और ड्रीम 11, ये दो यूनिकॉर्न्स हैं जो कि जिन्होंने टॉप किया है इंडिया से, और दोनों की वैल्यूएशन $8 बिलियन रही,
ठीक है, और 83 रैंक इनका पूरी दुनिया में आया। एक कंपनी जिसकी सबसे बुरी गिरावट दर्ज की गई है, यूनिकॉर्न लिस्ट से भी बाहर हो गई वो, और उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखा है, एंड दैट इज़ बायजूस। सो बायजूस emerged as the most value destroyer unicorn in the world this year. सिटी वाइज अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क सिटी में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस हुए, बीजिंग सेकंड नंबर पे रहा। इंडिया से बात करें, बेंगलुरु ने किया है टॉप, ग्लोबली 7th रैंक लाया है, 32 यूनिकॉर्न्स, और मुंबई फर्दर सेकंड नंबर पे रहा। ठीक है, तो ये पूरा क्रक्स मैंने आपको ह्यूरन इंडेक्स का बता दिया। अब दुनिया भर में टॉप कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से, जैसे इंडिया से हमने देखा कि स्विगी और ड्रीम 11 था, दुनिया भर में बाइट डांस चाइना की है, सोशल मीडिया कंपनी है, और इसका वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा रहा, फॉलोड बाय स्पेसएक्स एंड ओपन एआई। गॉट इट? चलिए देन हम एक और रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, और ये रिपोर्ट है हमारे प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड। ओके, जल्दी से समझते हैं क्या ये रिपोर्ट बोलती है। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे सितंबर 5, 2024, ये 2024 की एक रिपोर्ट आई है। प्लास्टिक ओवरशूट डे, प्लास्टिक ओवरशूट हो जाएगा, यानी जितना प्लास्टिक वेस्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना प्लास्टिक वेस्ट आप मैनेज कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो, उसके बावजूद जो बच जाता है, ओवर रह जाता है, जिसका आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, वो इकट्ठा होता जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट के पहाड़ बनते जाएंगे, और ऐसे दिन को हम कहते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। और इस साल हम मान रहे हैं कि 5 सितंबर तक हम प्लास्टिक ओवरशूट पे पहुंच जाएंगे, यानी अभी हम जितना प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अप्रैल तक, है ना, और जितना जितना मैनेज करते जा रहे हैं, 5 सितंबर तक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि अब हम इससे ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रहे, ओवरफ्लो चालू हो जाएगा, राइट। सो दैट विल बी प्लास्टिक ओवरशूट डे। और ये रिपोर्ट हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ बता रही है। लेट अस गो थ्रू इट। सो प्लास्टिक ओवरशूट डे मैंने आपको बता दिया कि ऐसा पॉइंट है जहाँ अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड एक्सीड्स, बढ़ जाता है टू द वर्ल्ड कैपेसिटी टू मैनेज इट, और एनवायरमेंट पोल्यूशन चालू हो जाता है। ठीक है, 2024 में 5 सितंबर के बाद प्लास्टिक से एनवायरमेंट पोल्यूशन चालू हो चुका होगा जी। ओके, ये जो रिपोर्ट है ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट कंपनी है, EA अर्थ एक्शन, उन्होंने एक रिपोर्ट सामने रखी है कि 2024 में 220 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट होगा, बनाया जाएगा। उसमें से काफ़ी कुछ हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर भी करीब 70 मिलियन टन, 70 मिलियन टन्स विल स्टिल बी देयर इन द नेचर, ये हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। एंड प्लास्टिक वेस्ट हैज़ राइजन 7.11% सिंस 2021, राइट। सो जब आप आंसर राइटिंग वगैरह करते हो या हाई लेवल ऑफ एग्जामिनेशन देते हो, इस तरह की रिपोर्ट्स में से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो 2021 से अब तक 7.11% प्लास्टिक वेस्ट में इजाफा हुआ है। सो सिर्फ रिसाइकिल करने से काम नहीं होगा, आपको रिड्यूस भी करना पड़ेगा प्लास्टिक का प्रोडक्शन। 3R प्रिंसिपल होते हैं ना, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, राइट। जो प्लास्टिक वेस्ट आ गया है उसको रिसाइकिल कर लीजिए, रिसाइकिल चीज़ें बना लीजिए, रीयूज़ कर लीजिए, दोबारा काम में ले लीजिए, फेंकिए मत। और एक होता है रिड्यूस कीजिए, भाई यूज़ ही कम कीजिए, प्रोडक्शन ही कम कीजिए। तो ये रिड्यूस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वरना हम इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेज नहीं कर पाएंगे। और ये जो रिपोर्ट आई है, अभी कुछ ही दिनों में अप्रैल के अंदर ही 4th मीटिंग होनी है यूनाइटेड नेशंस इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी की, ओटावा कनाडा में, और वो कोशिश करेंगे कि एक ऐसा लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिया जाए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना करना है, नहीं करना है, ताकि हम प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म कर सकें। इंडिया 12 कंट्रीज के अंदर आता है जिनकी वजह से 60% मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको मैनेज करने में सबसे पुअर कंट्रीज अगर मानी जाएं तो उनमें इंडिया का भी नाम है। अगर हम 12 कंट्रीज देखें जिनकी वजह से 60% प्लैनेट का मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है, तो इंडिया भी उनमें से एक है। हालांकि हमारा जो पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। मतलब हम पर कैपिटा जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो कम है, लेकिन जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट बहुत पुअर है। तो हम प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने में काफ़ी नीचे हैं अभी भी। 12 कंट्रीज कौन सी हैं जो प्लास्टिक वेस्ट बिल्कुल ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही हैं? चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील एंड द लिस्ट गोज ऑन, राइट। अब देखिए, थोड़ा डेटा देख लीजिए। लो वेस्ट प्रोड्यूसिंग है हम, ओके, लो वेस्ट प्रोड्यूसिंग पल्यूटर है इंडिया, क्योंकि हमारा पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट 8 kg पर कैपिटा पर ईयर है। बट एट द सेम टाइम मिसमैनेजमेंट जो है हमारा, उसकी वजह से 7.4 मिलियन टन्स, वेरी हाई मिसमैनेज्ड हम कैटेगरी के अंदर रैंक करते हैं।
फिर भी इंडिया का जो मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट है, क्योंकि हम प्रोड्यूस ही कम कर रहे हैं, तो अगर हम मिसमैनेज भी कर रहे हैं तो भी ओवरऑल हम बाकी देशों से बेटर पोजीशन पे हैं, 1/5 ऑफ चाइना एंड 1/3 ऑफ यूएस। सो उनके मुकाबले हम फिर भी इन एरियाज में कम कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, राइट, बट स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव, राइट। अगर ओवरऑल देखें कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कौन कर रहा है और सबसे ज़्यादा मिसमैनेज तरीके से उस प्लास्टिक वेस्ट को हैंडल कौन कर रहा है, तो बेल्जियम टॉप जनरेटर है प्लास्टिक वेस्ट का। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट बेल्जियम में प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया से 16 गुना ज़्यादा, 16 टाइम्स हायर। ओमान जो है वो मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट में टॉप करता है। ओमान इज नॉट एबल टू मैनेज द प्लास्टिक वेस्ट प्रॉपर्ली एंड बेल्जियम इज प्रोड्यूसिंग मोर प्लास्टिक, ओके। हर कंट्री का अपना प्लास्टिक ओवरशूट डे होता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन आप जितना प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो और जितना मैनेज कर रहे हो, ओवरफ्लो कब हो जाएगा। तो इंडिया के लिए प्लास्टिक ओवरशूट डे 23 अप्रैल डिक्लेयर किया गया है। जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप मैनेज तो बहुत कम कर रहे हो, तो अब आपका पोल्यूशन के तौर पे 23 अप्रैल के बाद से चालू हो जाएगा प्लास्टिक। आई होप समझ में आ गई होगी सारी कहानी जो भी समझाई है, ठीक है। जो भी रिपोर्ट्स थी, इंडेसेस थी, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, जो सीधे सीधे याद करने की वो तो हो ही गई होंगी। रिविजन क्वेश्चन पे मूव करें, रेडी, चलिए आंसर करना शुरू कीजिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द मेमोयर टाइटल्ड नाइफ? नाइफ जो मेमोयर है उसके ऑथर कौन है? सलमान रश्दी, वेरी नाइस, ओके। चलिए, in NASA's Artemis program, which country's astronaut is set to become the first non-American to set foot on the moon? नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम होने वाला है चांद पे पहुंचने का, उसमें कौन से देश के एस्ट्रोनॉट को भी ले जाया जाएगा और वो पहले नॉन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बनेंगे टू रीच ऑन मून? कौन सा देश है जी? जापान है, बिल्कुल सही, ओके। Which fintech firm has partnered with eSeva and HAN Pokhara to promote digital payment through UPI इन नेपाल? नेपाल में यूपीआई को प्रमोट करने के लिए कौन सी फिनटेक फर्म है जिसने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ में टाइप किया है? गूगल पे है क्या? नहीं है, अच्छा, कौन सी है? फोन पे है, ठीक है, ओके। विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 यूरिन का जो है उसके अंदर टॉप रैंक पे कौन सी कंट्री थी जिसके पास सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं? यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया की क्या रैंक है? 3rd रैंक है, ओके। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। दिखने में बड़ा है, घबराना नहीं है, सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नहीं सॉरी, अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स, क्या पढ़ा मैंने, हु इज अमंग द टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ हिटिंग द मोस्ट सिक्सेज इन T20 क्रिकेट फॉर्मेट? T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले, ओके, खिलाड़ियों में इन चारों में से किसका नाम है? आपको पिक करना है आंसर, ठीक है जी। ये हो गया आज का पूरा सेशन खत्म, और आज का जो थॉट है जाते जाते वो यही है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जहाँ कहीं भी अटके हैं थोड़ी और कोशिश कीजिए, थोड़ा और दमखम लगाइए। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर के लिए नए हैं तो समझ ही नहीं आएगी, कभी भी मैथ के लिए नए हैं तो समझ नहीं आएगी। अकेले रहते हैं, दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, बन ही नहीं रहे हैं तो कभी बनेंगे ही नहीं, राइट। अपनी बात कह नहीं पाते हैं तो कभी कह ही नहीं पाएंगे। थोड़ी सी और कोशिश कीजिए। वेट गेन करना है, गेन कर ही नहीं पा रहे, वेट लूज करना है, कर ही नहीं पा रहे हैं, एक रूटीन बनाना है, बना ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मैं अपनी छोटी सी बच्ची को भी अभी से सिखाती हूँ, उसके मुंह पे है ये चीज़, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ईमानदारी वाली कोशिश करो, सब पॉसिबल है दुनिया में, ठीक है जी। कल मिलेंगे, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।